बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे फाइंड करते हैं और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे फाइंड करते हैं, वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी क्या है? इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन एन अदर वेरिएबल सच एज प्राइस। यानी कि इलास्टिसिटी जो है वो हमें बताता है जब एक इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंज आए, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में, तो दूसरे वेरिएबल में कितनी चेंज आती है, यानी कि प्राइस में। ये इसके बारे में बताता है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल सच एज क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन एन अदर वेरिएबल, यानी कि जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आती है तो यानी कि जब प्राइस में चेंज आती है तो क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आती है, उसके बारे में हमें ये बताता है। इट एग्जामिन्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर टू चेंज इन ए वेरिएबल मार्केट प्लेस, यानी कि ये कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सनेस बताता है। यानी कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो जो उसको खरीदने वाला है उस उसकी क्या रिस्पांस उसका क्या रिस्पांस है इस पे, यानी कि वो कितना वो उसको खरीदता है या नहीं खरीदता। तो इलास्टिसिटी हमें कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी आगाही देती है। इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच वन फैक्टर चेंज इन रिस्पांस टू द चेंज इन डिफरेंट फैक्टर। इलास्टिसिटी हमें मेजर करके बताती है जब एक फैक्टर चेंज होता है तो दूसरे में भी कितनी चेंजिंग आती है, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी के दो काइंड्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहला है और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी बहुत काइंड्स हैं, लेकिन PED यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है फाइंड करो। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी काइंड्स हैं 3, और इसमें भी अक्सर यही सवाल आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करो। अब हम इस वीडियो में जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एन सप्लाई ऑफ एन आइटम, यानी कि किसी भी आइटम की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कैलकुलेट करो या फाइंड करो और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी फाइंड करो। व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस फ्रॉम 90 to 70, जब किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो 90 से 70 तक कम हो जाए, यानी कि पहले उसकी 90 थी और अब उसकी कम हो गई 70 तक। ठीक है, दूसरे में कहता है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम 60 to 100, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो 60 से 100 तक इंक्रीज हुई, यानी कि 60 से 100 तक उसमें इजाफा हुआ। और तीसरे में कहता है क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज फ्रॉम 60 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स, और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 60 से 40 तक डिक्रीज हुई। अभी इसमें कहता है कि अगर ये चीज़ें हुई, यानी कि प्राइस 90 से 70 तक चली गई और जो क्वांटिटी डिमांड है 60 से 100 तक चली आई, और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी 60 से 40 तक कम हुई। ठीक है, तो अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करो और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी फाइंड करो। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने के लिए या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करने के लिए उससे पहले जो हम फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो जो प्राइजेज में चेंज आई है, यानी कि 90 से 70 तक वो कितनी चेंज आई है वो हम पहले फाइंड करेंगे। प्राइस की भी चेंज फाइंड करेंगे, क्वांटिटी डिमांड की भी फाइंड करेंगे और क्वांटिटी सप्लाई के भी। अब प्राइस की जो चेंज है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है प्राइस न्यू माइनस प्राइस इनिशियल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय प्राइस इनिशियल। ठीक है, अब इसमें कहता है कि पहले प्राइस न्यू लिखो, फिर उससे माइनस करो प्राइस इनिशियल और उससे डिवाइड करो प्राइस इनिशियल। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस न्यू कौन सी है? प्राइस न्यू है 70। ठीक है, प्राइस न्यू है हमारे पास 70, यानी कि जो प्राइस डिक्रीज हुई 90 से 70 तक। अब 90 से 70 तक आई, 70 हमारी न्यू है। ठीक है, न्यू लिखेंगे 70, उससे माइनस करेंगे 90। ठीक है, 90 हम उससे माइनस करेंगे क्योंकि ये इनिशियल है। ठीक है, और डिवाइड करेंगे उससे इनिशियल। ठीक है, 90 हमारी इनिशियल है। ठीक है, अब हमारा इसका आंसर आएगा -0.2। ये हमें यहाँ पर लिख देनी है, ये हमें ध्यान में रखनी है, ये हमें बाद में काम आएगी। ठीक है, अभी हम क्वांटिटी डिमांड में भी जो चेंज आई है वो भी हम फाइंड करेंगे। उसका भी कुछ इस तरह का ही फार्मूला है, क्वांटिटी डिमांड न्यू माइनस क्वांटिटी डिमांड इनिशियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांड इनिशियल। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांड न्यू कौन सी है, यानी कि 60 से 100 यूनिट तक आई, इंक्रीज हुई, यानी कि 100 जो है हमारा न्यू है। 100 लिखेंगे, उससे माइनस करेंगे इनिशियल कौन सा है? इनिशियल है 60, यानी कि 60 से 100 तक आई। 100 यानी कि हमारा न्यू यूनिट है और जो 60 है वो हमारा इनिशियल है, तो -60 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 60 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। अब हम इसको जो सिंपल करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। क्वांटिटी डिमांड की जो चेंज थी वो 0.6 थी। ठीक है,
अभी हम क्वांटिटी सप्लाई का भी इसी तरह कुछ करेंगे, क्वांटिटी सप्लाई न्यू माइनस क्वांटिटी सप्लाई इनिशियल और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाई इनिशियल। अब क्वांटिटी सप्लाई न्यू कौन सी है, न्यू यानी कि 60 से 40 यूनिट तक डिक्रीज हुई। अब जो 40 हैं हमारे वो न्यू हैं, 40 यहाँ लिखेंगे और माइनस उससे करेंगे इनिशियल, इनिशियल हमारे कौन से हैं, इनिशियल है 60, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 60। अब हमारा इसका आंसर आएगा -0.3। अब हमने जो है प्राइस की भी चेंज को फाइंड किया, क्वांटिटी डिमांड को भी, क्वांटिटी सप्लाई को भी, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए जो ये फार्मूला है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह हम 100 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो हमने क्वांटिटी डिमांड हमने फाइंड की थी, जो जितनी चेंज थी वो लिखेंगे। वो क्वांटिटी डिमांड थी 0.6, ठीक है, वो हम 0.6 लिखेंगे अपॉन फिर लिखेंगे प्राइस, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे -0.2, ठीक है ना। -0.2 कहाँ से आया, जो हमने प्राइस वो फाइंड की थी, जो भी प्राइस हमने पहले फाइंड की थी -0.2 वो लिखेंगे। अब हम इसको सिंपल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। अब ये -3 हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करो या फाइंड करो, तो हमने जो है ये फाइंड किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है -3 है, ठीक है। अभी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करेंगे, उसी का भी फार्मूला कुछ इस तरह का ही है। उसमें भी ऐसे ही है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अभी हम परसेंटेज की जगह लिखेंगे 100 और मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी सप्लाई, जो हमारा आंसर आया था क्वांटिटी सप्लाई का -0.3, ठीक है, वो लिखेंगे अपॉन 100 और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी चेंज इन प्राइस आई थी -0.2, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम अगर इसको सिंपल करेंगे तो 100 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो हमारा आंसर आएगा -30, और 100 को -0.2 से अगर हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस। अभी दोनों तरफ माइनस हैं, यानी कि 30 के आगे भी माइनस है, 20 के आगे भी माइनस है, तो अगर दोनों तरफ माइनस हैं तो दोनों ही हम हटा देंगे, और अगर इसको और सिंपल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.5, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1.5 है, और जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड की वो -3 थी। अब यहाँ पर माइनस क्यों आई, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। कैसे, यानी कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है, या प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसलिए इसका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है हमेशा, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो आंसर आता है वो हमेशा प्लस में आता है, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस में जो आंसर आता है वो माइनस इस चीज़ को शो करता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब अगर आंसर जो है एक से ज़्यादा आता है तो उसको इलास्टिक कहेंगे, अगर आंसर एक से कम आता है तो उसको इनइलास्टिक, अगर इक्वल टू एक आता है तो उसको यूनिटरी, यानी कि बिल्कुल एक आता है तो उसको यूनिटरी बोलेंगे, और अगर एक से बहुत ज़्यादा आता है यानी कि 7, 8, 9, 10 तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे, और अगर 0 आंसर आता है तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे। अब जैसे हमारा आंसर आया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 3, तो यानी कि ये एक से ज़्यादा है तो हम इसको इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमारा आंसर आया 1.5, तो हम इसको बोलेंगे जो है, इसको भी इलास्टिक बोलेंगे, यानी कि ये एक से ज़्यादा है। अगर एक से कम आता है तो इनइलास्टिक, अगर एक आता है तो यूनिटरी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो ये प्रॉब्लम था ये भी आप इंशाल्लाह आप खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आपको इसी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो इसी टॉपिक के। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।